लाल आपको कितना बेहाल कर सकता है, कल ये मार्केट्स ने हमें बता दिया है। चाहे स्टॉक्स हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, क्रिप्टो हो, सब चीजें एक साथ धड़ाम से गिर गई। यूएस मार्केट से कल एक दिन में $2 ट्रिलियन वाइप आउट हो गया है सिर्फ स्टॉक से। अगर गोल्ड में देखा जाए तो $1 ट्रिलियन वाइप आउट हो चुका है। सिल्वर से करीबन $280 बिलियन वाइप आउट हो चुका है। बिटकॉइन से अकेले $80 बिलियन वाइप आउट हो चुका है और पूरी क्रिप्टो मार्केट में करीबन $200 बिलियन वाइप आउट हो चुका है। ये वो लॉस है जो इन्वेस्टर्स अब अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। जब आप अपना पोर्टफोलियो देख रहे हैं तो खूनम खून लालम लाल हुआ पड़ा है पोर्टफोलियो जो भी आपने खरीदे थे। और ऐसे वक्त में सिर्फ एक ही चीज आपको रियलाइज हो रही है कि भाई अगर सब कुछ गिर रहा है तो एज एन इन्वेस्टर मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कहां पैसे डालना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि ये हुआ क्या है, इसके एग्जैक्ट कारण क्या है, क्या ये फॉल टेम्पररी था या ये टोटली परमानेंट हो चुका है, क्या हम ऑफिशियली अब बेयर मार्केट में एंटर कर चुके हैं। आप अगर इंटरनेशनली इन्वेस्ट करते हैं तो अब सिनेरियो क्या बन रहा है, एज एन इंडियन इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए और इंडियन मार्केट्स का इस पे क्या रिएक्शन हो सकता है, ये सारी चीजों का आज एनालिसिस मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। वीडियो काफी डिटेल होने वाली है, लंबी होने वाली है, इसलिए आराम से इसको बैठ के देखिए क्योंकि ये आपके पैसे के लिए और आपके इन्वेस्टमेंट्स को बचाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मास्टर क्लास होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखना, नोट्स बना लेना और इसको बिल्कुल मिस मत करना। पर आगे जाने से पहले आप में से सिर्फ 26% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो फटाफट सब्सक्राइब दबा के घंटी दबा दीजिए ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। ओके गाइस, तो अब हम चलेंगे हमारे स्क्रीन पे और यहां देखते हैं कि जो S&P 500 जो 500 सबसे बड़ी कंपनीज है यूएसए की, उसमें टोटल $1.8 ट्रिलियन का वाइप आउट देखा गया है। ये कल के कल 6 तारीख का ये न्यूज आर्टिकल है और 5 तारीख की रात को जब यूएस मार्केट ओपन हुई थी तो एकदम लालम लाल हो गई थी। अगर मैं आपको चार्ट्स में दिखाऊं तो ये आप नास्डैक का चार्ट देख सकते हैं। ये कल सिंगल डे फॉल है नास्डैक का करीबन 4.77% का, ये आप अपने स्क्रीन के टॉप पे देख सकते हैं। 4.77% का ये फॉल एक ही दिन में नास्डैक में आ गया। अब यहां से देख रहे हैं कि मार्च से लेके अभी तक जो है बहुत सिग्निफिकेंट रैली दी। मार्च से लेके अभी तक मात्र 3 महीने के अंदर नास्डैक 100 ने 34% का रिटर्न दिया है और अब अचानक से नास्डैक तेजी से गिर गया है। उसके कारण क्या है उसको समझते हैं। देखिए नास्डैक 100 में कौन सी 100 कंपनियां आते हैं पहले वो समझते हैं। और ये जो नाम लिखे हुए हैं, जो भी टॉप पे नाम है, उसका सबसे ज्यादा वेट है, यानी सबसे ज्यादा वजन है उस पर्टिकुलर इंडेक्स में। तो आप देख सकते हैं एनवीडिया कंपनी जो है उसका सबसे ज्यादा वजन कितना, 12.90, यानी कि टोटल 100 कंपनीज में एक्चुअली सब कंपनीज को 1% शेयर मिलना चाहिए था अगर वो इक्वल वेटेड होता। पर क्योंकि ये इक्वल वेटेड नहीं है, वैल्यू वेटेड है, यानी कि जो जितनी बड़ी कंपनी होगी उसका उतना बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा इंडेक्स में। तो इस केस में एनवीडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वो है 12.9%, यानी कि सबसे ज्यादा वजन एनवीडिया का है नास्डैक 100 में और वो अकेली कंपनी कल 6% नीचे गिर गई। अगर आप एप्पल को देखें तो 1.25%, माइक्रोसॉफ्ट को देखें तो 2.66%। पर आगे जाके कुछ कंपनियां आपको दिखेंगी जो और भी बहुत ज्यादा गिरी। फॉर एग्जांपल ब्रॉडकॉम। तो ब्रॉडकॉम ने क्लेम किया था कि मेरा सेमीकंडक्टर रेवेन्यू जो है वो $100 बिलियन टच कर जाएगा और उसी की गाइडेंस के हिसाब से मार्केट्स ने उसके प्राइस को बढ़ा दिया था। पर जब कल उनके रिजल्ट्स आए तो पता चला कि एक क्वार्टर में उन्होंने सिर्फ $16 बिलियन का रेवेन्यू किया है, जबकि मार्केट्स एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो 17.2 करेंगी और इस अकेली वजह से ब्रॉडकॉम का शेयर जो है वो करीबन 8% नीचे गिर गया। मेटा भी 6% गिरा है, टेस्ला करीबन 6% गिरा है। माइक्रॉन टेक्नोलॉजीज जो कि फास्टेस्ट कंपनी थी, जिसकी वैल्यूएशन 500 से $1 ट्रिलियन पहुंची थी, फास्टेस्ट कंपनी थी, वो भी अकेले एक दिन में 13% गिर गए। एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस जो AMD कहते हैं, जैसे इंटेल प्रोसेसर्स बनाती है, AMD भी प्रोसेसर्स बनाता है, वो अकेली 11% गिर गई। इंटेल कॉर्पोरेशन अगेन करीबन 11% गिर गई। ASML होल्डिंग नेदरलैंड्स बेस्ड कंपनी है जो कि ऐसी मशीन बनाती है जो हर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर को चाहिए और इनकी मोनोपोली, वो भी 11% गिर गई। यानी कि आप अगर नोटिस करेंगे तो जितनी कंपनीज AI से रिलेटेड है सब बहुत बुरी तरह गिरी है। पर एप्पल को अगर आप देखेंगे तो एप्पल उतना ज्यादा नहीं गिरा। क्यों? क्योंकि एप्पल की AI स्टोरी नहीं पुश होती है, एप्पल AI नहीं पुश करता है, वो अपने प्रोडक्ट्स को और अपने सॉफ्टवेयर को पुश करता है। पर जितनी कंपनी AI को पुश कर रही थी कल सबका बाजा बच चुका है, कब सबकी हालत खराब हो गई है। तो आपके पोर्टफोलियो में भी अगर AI बेस्ड स्टॉक्स थे, अगर आप इंटरनेशनली इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कल आपके पोर्टफोलियो में भी आपने लालम लाल देखा होगा। अब आते हैं, ये समझते हैं कि गोल्ड भी जो है कल बहुत बुरी तरह गिरा। अगर आप देखें कि सिंगल डे फॉल जो गोल्ड का था कल 3.29% है। आप एक बात समझिए कि कुछ समय पहले करीबन जनवरी में 30 जनवरी को 2026 को इसने अपना हाईएस्ट पॉइंट बनाया था 5616। वहां से आज का जो गोल्ड का प्राइस है करीबन 24% नीचे चल रहा है, यानी गोल्ड ने अपनी करीबन 1/4 वैल्यू खो दी। और सब जानते हैं कि जनरली हर बैड न्यूज जो है वो गोल्ड के लिए गुड न्यूज होती है। तो ऐसा क्या कारण रहा है कि गोल्ड इस बार जो है परफॉर्म नहीं कर पाया, जबकि मार्केट में युद्ध चल रहा है, वेस्टर्न एशिया में युद्ध चल रहा है। तो क्या वो कारण था कि गोल्ड बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पाया और अब इतना तेजी से नीचे गिरा? पूरा बताऊंगा, वीडियो को एंड तक देखे रहना। पसंद आ रही तो लाइक जरूर करना। अब उसके बाद जितने हमारे चांदी के दोस्त थे
सबको लगता था चांदी जो है भाई अगला सोना बनेगा, और मैं हमेशा कहता था कि चांदी बहुत वॉलेटाइल एसेट है और हो सके तो बहुत कम इन्वेस्ट करिए और मिनिमम 10-15 साल के लिए अगर आपका होराइजन होगा तभी आप सिल्वर में इन्वेस्ट करिए। बोल बोल के थक गया, पर नहीं जी, लोगों को स्पेकुलेट करने में बड़ा मजा आता है। हाँ, रीसेंट ट्रेंड्स देखते हैं, रीसेंट ट्रेंड्स के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करना चालू कर देते हैं, सोचते ही नहीं कि डाइवर्सिफिकेशन करना है। चांदी आज भी मैं होल्ड करके रखता हूं क्योंकि मेरा होराइजन चांदी का 10-15 साल का है। पर चांदी जिन्होंने स्पेक्यूलेट किया था, कल दोस्तों चांदी एक दिन के अंदर करीबन 8% गिर गई। गोल्ड 3% गिरा है, चांदी 8% गिरी है, डबल गिरी। अगर चांदी का आप रिकॉर्ड देखें तो जो जनवरी में उसका रेट था वहां से लेके आज तक चांदी करीबन 44% गिर चुकी। अब आपने अगर चांदी में पैसा लगा दिया था उस समय जब मार्केट अपनी टॉप पे थी, तो आपके 100 रुपए लगाए हुए अभी 60 रुपीज के आसपास हो गए होंगे। क्यों? क्योंकि चांदी में इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी होती। तो भाई जब भी आप चांदी जैसे इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करें या खरीदें तो बहुत लंबे समय के लिए खरीदें और बहुत छोटा अमाउंट खरीदें। एक और अभी ऐसा इंस्ट्रूमेंट आने वाला है आगे, डोंट वरी। इसके बाद आ गया बिटकॉइन। ओहो हो, इसने तो जो किया है उसका हिसाब ही नहीं। अब यहां देखें कि बिटकॉइन ने करीबन 2025 अक्टूबर में अपना टॉप पॉइंट टच किया था, करीबन $126,000, और आज वो ट्रेड कर रहा है करीबन $61,000, यानी कि ऑलमोस्ट आधा हो गया है। बिटकॉइन का प्राइस आधा हो गया है। बिटकॉइन की भी जितनी मेरी वीडियोस है मैं हमेशा कहता हूं इसमें एसआईपी करिए, लंबे समय के लिए करिए, 10 से 15 साल के लिए करिए, और एसेट एलोकेशन में जिस तरह सिल्वर को छोटा सा स्थान आप देते हैं तो उसी तरह बिटकॉइन को भी छोटा सा स्थान दीजिए। ज्यादा स्थान देने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा एलोकेट करने की जरूरत नहीं है। पर नहीं जी, लोगों को तो जल्दी जल्दी अमीर बनने का शौक है। आपका कोई क्रिप्टो वाला दोस्त था जिसका पैसा डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, उसने तो जी वैगन खरीद ली, आपकी वैगनआर बिक गई। हाँ, तो भाई ऐसी हरकतें ना कराए, बिल्कुल ना करे। जब भी आप एसेट को देखते हैं ना तो एसेट की वॉलेटिलिटी के हिसाब से उसको दो चीजें करनी होती है। अगर एसेट वॉलेटाइल ज्यादा है तो उसको अपने एसेट एलोकेशन में कम जगह दीजिए और लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल इन्वेस्ट मत करिए, छोड़ दीजिए। मैं कह रहा हूं एसेट एलोकेशन के रूल्स को फॉलो करिए। तो ये बिटकॉइन की कहानी है। एक दिन में जो है, अगर आप बिटकॉइन का भी कल का प्राइस देखेंगे, ड्रॉप देखेंगे, तो 4.34% है। और पिछले कुछ ही दिनों में आप देखेंगे करीबन मतलब एक महीने 15-20 दिन में बिटकॉइन जो है करीबन 25% अपनी वैल्यू खो चुका है। और ये क्यों हो रहा है उसका कारण अभी आगे समझने की कोशिश करेंगे हम। इसके अलावा अगर आप देखें कोरिया, साउथ कोरिया का जो इंडेक्स है वो बहुत बुरी तरह गिरा है, बहुत बुरी तरह गिरा है। कल एक दिन में 5.5% गिर गया है। ये साउथ कोरिया के इंडेक्स को नेक्स्ट ड्रैगन कहा जा रहा था। नेक्स्ट ड्रैगन का मतलब होता है कि अगला चाइना बन सकता था ये। तो भाई एक ही दिन में 5.5%। और अगर आप इसकी भी रैली देखें तो करीबन मार्च 2026 से लेके जो साउथ कोरिया ने दिया है रिटर्न्स, वो 78% रिटर्न्स दिया 2 महीने के अंदर। तो सब बड़े खुश हो गए, अरे देखो सर ये तो 78% रिटर्न दे दिया, हम ज्यादा पैसा इधर डाल देते हैं। अरे क्यों? पास्ट रिटर्न्स जो है वो फ्यूचर की गारंटी नहीं करते हैं। एसेट एलोकेशन आपको बचाने की गारंटी करता है। एसेट एलोकेशन सीख जाओ भाई। यही एसेट एलोकेशन लोगों को सिखाता हूं मैं। अगर आपने अभी तक नहीं सीखी है तो भाई आके मास्टर क्लास अटेंड कर लो। 1 लाख से ज्यादा लोग मास्टर क्लास अटेंड कर चुके हैं और इसी में हम बताते हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हो तो किस तरीके से एसेट एलोकेशन करना है, कितना पैसा आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए चाहिए, किस तरीके से आप अपने पैसे को एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना होगा। ये सारी चीजें हम सिखाते हैं। मनी माइंडसेट सिखाते हैं, फ्री में सिखाते हैं। उसके बावजूद भी आप लोग नहीं सीखते हो, सीख लो भाई। मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉर्म भर देना। उसके एंड में एक व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना। जैसे वो व्हाट्सएप ग्रुप फुल हो जाएगा उसके बाद नो फर्दर एडमिशंस, लिमिटेड सीट्स हैं, टोटली फ्री है। लाखों लोग अटेंड कर चुके हैं, आप भी कर सकते हैं। उसमें एसेट एलोकेशन सीख सकते हैं। एसेट एलोकेशन सही होगा तो मार्केट ऊपर हो नीचे हो आपको परेशानी नहीं होगी। पर पिछले कुछ दिनों के अंदर ये जो साउथ कोरिया का इंडेक्स है उसने अपने टॉप पॉइंट से लेके करीबन जो फॉल दिया है वो 10% के आसपास का तो ऑलरेडी दे दिया है। ठीक है, मार्केट्स एक्सट्रीमली वॉलेटाइल है। ठीक है, तो वॉलेटाइल मार्केट्स जो होती हैं तो ऑब्वियसली उसमें भागते भी फिर ऐसे ही है। 3 महीने में 80% ऊपर हो गए, फिर गिरते भी ऐसे ही हैं भाई, 3 दिन के अंदर 10% नीचे हो गए। उसी के साथ साथ एक और मार्केट बड़ी फेमस हुई अभी रिसेंटली, वो थी ताइवान की मार्केट। तो ताइवान की मार्केट भी आप देखेंगे कि कल अकेले एक दिन में ताइवान की मार्केट जो है वो करीबन 1.33% नीचे हो गई थी। बहुत तो नीचे गई थी, फिर थोड़ा सा रिकवर हो गई। अगर आप इसका भी मार्च 2026 से रिटर्न देखेंगे तो 1-2 महीने के अंदर इसने भी करीबन 47% का रिटर्न दिया है। और पिछले कुछ दिनों में ये करीबन 6-7% नीचे गिर चुकी है। अब है ना, इन दोनों मार्केट्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये जो मार्केट्स है ना, ये एआई के बुल रन की बेनिफिशियरी है। जो एआई का बुल रन चल रहा था, एनवीडिया को चिप्स बनानी, जीपीयूज बनाने, उसको चिप्स चाहिए, डेटा सेंटर्स खोलने उसके लिए चिप्स चाहिए, बहुत जो डिपेंडेंसी थी हार्डवेयर पे थी। और ये दोनों कंट्रीज में हार्डवेयर का जो है कोई मुकाबला नहीं है। और इन दोनों कंट्रीज के जो इंडेक्स है उसका कॉम्पोजिशन क्या है उसको समझते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो साउथ कोरिया की मार्केट है, जैसे कॉस्पी कहा जाता है, KOSPI, उसका जो वजन है, उसमें जो टोटल 100
का वजन है। जैसे आपने देखा नैस्डैक 100 में जो सबसे बड़ा कंपनी था वो एनवीडिया था, 12% था। पर यहां जो सबसे बड़ी कंपनी है वो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स है, जिसका वजन 23 से 26% है, लेट्स से ऑन एन एवरेज 25% है। सेकंड कंपनी है एसके हाइनिक्स, ये जो है मेमोरी बिजनेस में है, ठीक है। तो इनका जो वेट है वो है 20% के आसपास। तो यानी कि यही दो कंपनीज मिला के 45% ऑफ द इंडेक्स जो है बनाती है। उसके बाद कोई भी जो कंपनी है वो सारी सिंगल डिजिट में, रादर 5% से कम है उनका वेट। तो पूरी जो मार्केट है ना साउथ कोरिया की, वो यही दो कंपनी चलाती है, एक सैमसंग चलाती है और एक एसके हाइनिक्स चलाती है। यानी हाईली कॉन्सेंट्रेटेड इंडेक्स है। जैसे नैस्डैक 100 में आपके पास एप्पल भी है, आपके पास गूगल भी है, फेसबुक है, माइक्रोसॉफ्ट है, बाकी और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, पर ये और उनके वजन अलग अलग हैं। पर यहां जो है कुल मिला के आप देखेंगे कि 45% वजन सिर्फ दो कंपनीज का है। तो यानी ये दोनों कंपनीज चली तो इंडेक्स चल गया, और ये दोनों कंपनीज मरी तो पूरा इंडेक्स मर गया। तो ताइवान में देखें तो एकमात्र कंपनी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी TSMC, उसी का वजन 46% से 45% है, एक कंपनी। वहां एटलीस्ट दो कंपनी तो थी, सैमसंग और एसके हाइनिक्स, यहां पे एक ही कंपनी है। तो यानी सोचिए कि TSMC भागा तो पूरा इंडेक्स भाग जाएगा। अच्छा, लोगों को लगता है ताइवान का इंडेक्स भाग गया, यार मजा आ गया। ताइवान का इंडेक्स नहीं भागा, एक कंपनी भागी, सिर्फ एक कंपनी भागी तो पूरा इंडेक्स भाग गया। बाकी आप देखिए सब सिंगल डिजिट है, 5% से नीचे हैं सारे, ठीक है। आपने नाम भी नहीं सुने होंगे इन सबके। सो अगेन हाईली कॉन्सेंट्रेटेड इंडेक्सेस हैं, और इसीलिए एसेट एलोकेशन डाइवर्सिफिकेशन में इनको स्थान मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। पर कितना स्थान देना है, कैसे देना है, ये एज एन एसेट एलोकेशन आपको करना चाहिए। मेरे खुद के पैसे भी इन इंडेक्स में लगे हुए हैं, इतने कम लगे हैं कि कल को ये आधे भी हो जाएंगे तो मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। तो गाइज एसेट एलोकेशन डाइवर्सिफिकेशन ही आपको ऐसी सिचुएशन में बचाता है। आगे चलते हैं भाई, वीडियो आज बढ़िया हो रही है, मजा आ रहा है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अभी तक क्या अच्छा लगा, और लाइक जरूर कर देना। एक और चीज जो हुई है वो ये हुआ है कि डॉलर इंडेक्स जो है वो कल बहुत तेजी से भाग गया, और एक दिन के अंदर करीबन 1% ऊपर चला गया। आप देखिए बहुत बड़ी कैंडल इसने जो है बना दी है। डॉलर इंडेक्स में 1% का इजाफा भी जो है, 0.6% का भी इजाफा बहुत बड़ा इजाफा माना जाता है। तो डॉलर इंडेक्स अब ऑलमोस्ट अपने टॉप लेवल के आसपास पहुंच गया। उसका टॉप लेवल था 100.7 और अभी चल रहा है 100.07, तो बहुत ज्यादा दूर नहीं रह गया। अब डॉलर इंडेक्स जब महंगा होता है ना, डॉलर इंडेक्स बढ़ता है तो क्या इंपैक्ट होता है, उसको मैं आपको एक विजुअल में समझाता हूं। तो बेसिकली जब भी डॉलर इंडेक्स बढ़ता है ना, तो जितनी ग्लोबल कमोडिटीज हैं वो सस्ती हो जाती हैं। हो गई, जैसे ग्लोबल डॉलर बढ़ा तो आपके गोल्ड नीचे चला गया 3.5%, सिल्वर नीचे चला गया करीबन 9%। दूसरा, जो यूएस का एक्सपोर्ट है वो खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि डॉलर महंगा हो गया ना। तो डॉलर महंगा हो गया तो लोगों को अब ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, लोकल करेंसीज में ज्यादा पैसा देना पड़ेगा डॉलर खरीदने के लिए। फॉरेन करेंसीज पे इंपैक्ट आएगा, यानी कि अब आईएनआर जो है, आप कल देख सकते हैं कि आईएनआर काफी वीक हो सकता है, ठीक है। यानी कि अब आईएनआर में प्रॉब्लम आ सकती है। इन्वेस्टमेंट मार्केट्स, जो कैपिटल फ्लो है वो इमर्जिंग मार्केट से शिफ्ट होके यूएस की तरफ चला जाता है, क्योंकि यूएस की स्ट्रेंथ जैसे ही आती है, यूएस का जो जैसे इंडेक्स डॉलर इंडेक्स बढ़ता है तो लोग अपना पैसा उठा के इमर्जिंग मार्केट से सीधा डॉलर में डाल देते हैं, क्योंकि वो डॉलर को सेफ एसेट मानने लग जाते हैं और इमर्जिंग मार्केट से पैसा मूव करते हैं। यानी अगेन जो एफआईआईस का हम पे आउटफ्लो चल रहा है इस टाइम पे, उसकी कोई एंड इन साइट नहीं है। सरकार ने एक मेजर लिया है जहां उन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में टैक्सेस को जीरो कर दिया एफपीआई के लिए। उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा, अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे GSEC लिख दीजिए, मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा। पर जब डॉलर इंडेक्स बढ़ता है तो जो चारों चीजें बोली गई हैं वो भारत के लिए अच्छी नहीं है। तो ये एक परेशानी भारत के लिए रहेगी। हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स जो पहले से ही जो है दुम दबा के भाग रहे थे वो और भागते रहेंगे। तो गाइस अभी तक हम समझ रहे थे हुआ क्या है, अब हम समझते हैं हुआ क्यों है, इस तरह का मेहम क्यों हुआ है। तो ये आप न्यूज स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यूएस has added 1,72,000 jobs in May even as inflation squeezed consumers। अब इसका मतलब क्या है? दो चीजें हो रही हैं। आप देख सकते हैं कि यूएस जो इन्फ्लेशन है, यूएस की इन्फ्लेशन जो वहां की महंगाई दर है, वो अप्रैल में 3.8% बढ़ गई, और अभी तक इतना ज्यादा इन्फ्लेशन जनरली यूएस में होता नहीं है। बहुत सालों की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अब जब इन्फ्लेशन बढ़ता है ना, तो गवर्नमेंट एक डेटा देखती है, वो ये देखती है कि जॉब्स लग रही हैं कि नहीं लग रही हैं। अब ये अपेक्षा की जा रही थी कि करीबन 85,000 जॉब्स लगेंगी मई के महीने में, वो नंबर बढ़ के आ गया है 1,77,000। तो भाई ऐसे केस में तो गवर्नमेंट खुश होनी चाहिए, मार्केट्स खुश होनी चाहिए। तो मार्केट्स इतना क्रैश क्यों कर गई? बहुत काउंटर इंट्यूटिव होता है इकोनॉमिक्स, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, बड़ा सिंपल सरल भाषा में सिखा रहा हूं, पसंद आ रहा है तो लाइक करना। तो इन्फ्लेशन बढ़ गई, जॉब ज्यादा आ रहे हैं, तो भाई प्रॉब्लम क्या है? डोनाल्ड ट्रंप खुद पूछ रहे हैं, बोलते भाई विद द ग्रेट जॉब्स रिपोर्ट लाइक जस्ट अनाउंस स्टॉक्स शुड हैव गॉन अप। मतलब स्टॉक्स तो ऊपर जाने चाहिए, नॉट डाउन, नीचे नहीं जाने चाहिए थे। दैट्स द वे इट वाज फॉर 200 years, 200 साल तक तो यही चल रहा था भाई। ग्रोथ डज नॉट मीन इन्फ्लेशन, हाउ एल्स कैन अ कंट्री अटेन ग्रेटनेस? तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी सोचा होगा यार जॉब्स डेटा अच्छा है तो मेरी इकोनॉमी के लिए अच्छा ही है, तो चलो स्टॉक्स भी बढ़ेंगे। पर ऐसा नहीं है, और ऐसा क्यों नहीं है आइए समझते हैं। इसलिए समझते हैं
कि गुड न्यूज इज बैड न्यूज फॉर द मार्केट दिस फ्राइडे एज स्टॉक नहीं। और ये बैड न्यूज क्यों है आइए समझते हैं। और ये आर्टिकल लिखा है बिजनेस इनसाइडर ने कि जो स्टॉक्स है वो गिर क्यों गए, वर्स्ट डे क्यों था उनका इवन आफ्टर अ स्टेलर जॉब्स रिपोर्ट। ऐसा क्यों हुआ कि जॉब्स रिपोर्ट आने के बाद भी इतनी बुरी तरह गिरे। और यहां उसे समझाया गया है कि इट वाज अनदर अमेजिंग मंथ ऑफ यूएस जॉब्स मार्केट बट दैट वाजंट रियली व्हाट इन्वेस्टर्स वांटेड टू हियर। इन्वेस्टर्स को यह सुनना ही नहीं था। यूएस एम्प्लॉयर्स एडेड 1,72,000 जॉब्स इन मई जबकि 88,000 एक्सपेक्टेड थे। पर इट इज अ पॉजिटिव सिग्नल फॉर यूएस इकोनॉमी सजेस्टिंग दैट एम्प्लॉयर्स हैवंट बीन डेटर बाय हॉटर इन्फ्लेशन एंड लिंगरिंग अनसर्टेनिटी ओवर यूएस ईरान वॉर। तो जब जॉब्स लग रहे हैं, मार्केट में सब ठीक है, इन्फ्लेशन ज्यादा है, तो अब फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट कम नहीं करेगा। और जब वो इंटरेस्ट रेट कम नहीं करेगा तो इक्विटी मार्केट्स के लिए ये अच्छी न्यूज नहीं है। जब मार्केट की ब्याज दर बढ़ जाती है तो जितनी कंपनीज हैं उनके लिए बोरोइंग एक्सपेंसिव हो जाती है। अगर आज आप 100 रुपए ले रहे थे, आप इसकी कंपनी 100 रुपए का उधार ले रही थी, आपको लेट्स से 7% पर मिल रहा था, ब्याज दर बढ़ गई, अब 8% पे मिल रहा है, तो आपका तो ब्याज का आउटगो बढ़ जाएगा जिससे आपका प्रॉफिट कम होगा। दूसरा, जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो जो होम लोन मॉर्गेजेस हैं उसका ईएमआई बढ़ जाएगा जिसकी वजह से लोगों के पास कम पैसा बचेगा, या फिर लोग नया घर नहीं लेंगे, या फिर लोग कंजम्पशन में कम पैसा डालेंगे क्योंकि जो ईएमआई की वजह से उनका बजट बड़ा होगा, उतने पैसे का वो जो खाना पीना खा रहे थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे, बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे थे, वो सब नहीं करेंगे। वो कहेंगे भाई पैसा बचा लो पहले। ये जो जॉब डेटा आया है उस वजह से लोगों को डर है, इन्वेस्टर्स को डर है कि फेडरल रिजर्व जो है अब ब्याज दर जो है कम नहीं करेगा। हो सकता है एक ब्याज दर बढ़ा दे कि चल ठीक है यार, जॉब वॉब तो लग रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ब्याज दर हम थोड़ी सी 25 पैसा 50 पैसा बढ़ा देते हैं जिससे बहुत बड़ा इंपैक्ट आ जाएगा। क्यों आएगा उसको भी समझना बहुत जरूरी है। एक एक चीज समझा रहा हूं एकदम थ्रेडबेयर। दूसरा जो बिग न्यूज आई है वो ये आ रही है कि स्पेसएक्स, एंथ्रोपिक और ओपन एआई अपना आईपीओ लेके आ रहे हैं। ये दूसरी बड़ी न्यूज है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई। अब बोलो सर इसमें क्या प्रॉब्लम है? अच्छी बात है वो आईपीओ लेके आ रहे हैं। भैया वो आईपीओ इतना बड़ा लेके आ रहे हैं, स्पेसएक्स $1.75 ट्रिलियन लेके आ रहा है जिसमें वो $75 बिलियन मार्केट से लेगा, $75 बिलियन। ठीक है। एंथ्रोपिक, वो क्लॉड वाले जो हैं $1 ट्रिलियन का आईपीओ लेके आ रहे हैं और उसमें 60 बिलियन रेस करेंगे। ओपन एआई $1 ट्रिलियन का आईपीओ लेके आ रहा है जिसमें वो भी 60 बिलियन रेस करेगा। कुल मिला के ये तीनों आईपीओ करीबन $4 ट्रिलियन वैल्यूएशन के होंगे और करीबन $200 बिलियन मार्केट से उठा लेंगे। अब भाई सोचो, आपको अगर आईपीओ में पैसा डालना है, आपके पास पैसा नहीं, आप क्या करोगे? आप बोलोगे यार आज जो शेयर्स मेरे पास पड़ा है, क्रिप्टो पड़ा है, गोल्ड पड़ा है, सिल्वर पड़ा है, वो वैसे भी परफॉर्म नहीं कर रहा, ये कोई नई चीज आई है मजेदार, ये देखो डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी, तो एक काम करते हैं मैं उठा के पैसा इसमें डाल देता हूं। तो आपने क्या किया जी? आपने पैसा उठाया और आपने पैसा उठा के इसमें डाल दिया। तो उसकी वजह से भी एक सेलिंग प्रेशर मार्केट में आया है। लोगों ने अपना क्रिप्टो बिटकॉइन बेचा, अपना गोल्ड बेचा, सिल्वर बेचा, ताकि वो इन सब चीजों में इन्वेस्ट कर सके। तो ये दूसरा कारण था। ये तीन महारथी जो आ रहे हैं वो अपने आप में बहुत अच्छा लिक्विडिटी मार्केट से सकआउट करना चाहते हैं। चौथा कारण था कि कंपनीज जो है ना वो अपने एआई प्ले को बढ़ाने के लिए डेटा सेंटर्स पे बहुत इन्वेस्ट कर रही हैं। उनको डेटा सेंटर्स चाहिए। देखिए एआई जो प्ले है ना, एआई सॉफ्टवेयर का प्ले कम है, हार्डवेयर का प्ले ज्यादा है। और इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि कौन सी वो कंपनीज हैं यूएस में जो इसमें अभी छोटी हैं पर आगे जाके बहुत बड़ी बन सकती है। आप चाहते हो तो नीचे एआई लिख दीजिए, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। बहुत डिटेल जा रहा हूं, आराम से जा रहा हूं। देखो इसमें क्या हो रहा है कि आपका जो बड़ी कंपनीज है उनको डेटा सेंटर्स बनाने हैं और डेटा सेंटर्स अगर नहीं होंगे तो जो क्लॉड और ये सब हम चेक यूज करते हैं ना वो कोई काम नहीं करेगा। तो सारा गेम जो है वो डेटा सेंटर्स का है। और डेटा सेंटर ना बहुत मैसिव कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसे केपेक्स कहते हैं मांगता है। तो यहां पे आप देख सकते हो कि गूगल और मेटा ने मिला के कितना बड़ा एआई का स्पेंड डेटा सेंटर्स के लिए बोला है। गूगल 185 to 190 बिलियन डॉलर डालेगा और मेटा करीबन 135 से 145 बिलियन डॉलर डालेगा। अभी रिसेंटली मेटा ने 8,000 लोगों को अपने जॉब से फायर कर दिया अपनी कंपनी से। क्यों? क्योंकि उनको ये पैसा उठा के डेटा सेंटर्स में डालना है। उन्होंने बोल दिया, पब्लिकली आके बोल दिया मार्क ज़करबर्ग ने कि भाई मैं अपने एम्प्लॉइज को जाने देना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मेरे पास खर्चा मैं या तो मैं एम्प्लॉइज के ऊपर कर लूं या मैं टेक्नोलॉजी पे कर लूं, तो मैं एम्प्लॉइज को बाय बाय कर देता हूं। ठीक है। तो इसको मैं कहता हूं मशीन ने मनुष्य को हरा दिया। मशीन ने मनुष्य को हरा दिया और ये मशीन हम सब मनुष्यों को हरा देगी अगर हम अपने आप को अपस्किल नहीं करेंगे। तो अपस्किल करना बहुत जरूरी है गाइस। यहाँ पे 135 to 145 बिलियन डॉलर। आप सोचिए ये पैसा ये लोग कैसे रेज करेंगे? थोड़ा तो इनके पास प्रॉफिट होगा, खुद का पैसा होगा, पर ये उधार लेंगे। और जब ये उधार लेंगे तो उधार तो महंगा हो रहा है क्योंकि ब्याज दर तो कम नहीं हो रही है, तो इन पे भी परेशानी आएगी जिस वजह से इनके स्टॉक्स की भी जम के पिटाई हो रही है। अब आगे समझते हैं कि गिफ्ट निफ्टी ने भी आज जो है एक रिएक्शन दिया। पहले तो गिफ्ट निफ्टी आप देखेंगे कि करीबन 300 पॉइंट तक नीचे चला गया था, फिर जाके रिकवर कर गया
करीबन 33 पॉइंट तक अभी वो स्टेबल बैठा हुआ है। हमें चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि अभी सिचुएशन। अब देखो, डेटा सेंटर बनाने के लिए ना बहुत ज्यादा पैसा लगता है, और यहां पे आप देख सकते हो कि डेटा सेंटर गूगल जो है खर्चा करने को तैयार है 185 टू 190 बिलियन डॉलर्स। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर फोरकास्ट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब वही कि बड़ा पैसा एक साथ लगेगा, कंप्यूट पावर के लिए लगेगा। देखिए, मेटा ने तो ये अनाउंस कर दिया था कि भाई हम जो है अपने 8000 लोगों को फायर कर रहे हैं। मार्क जकरबर्ग ने आके स्टेज पे बोला था कि भाई मैं जो है, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं मैन पावर पे इन्वेस्ट करूं या मैं मशीन पे इन्वेस्ट करूं। तो उसने बोला मैन पावर को करता हूं मैं बाय बाय, क्योंकि मुझे मशीन पे इन्वेस्ट करना है। तो मैं यहां कहता हूं कि मशीन ने मनुष्य को हरा दिया है, और यही होगा आगे। अगर आप लोग अपस्किल नहीं करोगे ना, तो यही होगा, मशीन मनुष्य को हरा देगी, हम सबको हरा देगी। अब या तो आप शतुरमुर्ग बन के मुंडी अंदर डाल दो और उसके बाद ग्रो करने का छोड़ दो, या फिर आप जो है फोकस करो कि अपने स्किल्स को अपग्रेड कैसे करना है, एआई को कैसे यूज करना है। क्योंकि ये देखो ना, खर्चा जहां हो रहा है, ट्रेंड दिख रहा है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो यहां पे ट्रेंड आपको बता रहा है कि खर्चा यहां पे हो रहा है, यानी कि एआई में और भी तेजी से ग्रोथ आएगी। जितना जल्दी उसको कैप्चर कर लोगे उतना अच्छा है। अब समझिए कि गिफ्ट निफ्टी ने भी जो है मार्केट में सुबह रिएक्ट किया था। पहले तो 300 साढ़े 300 पॉइंट डाउन था, फिर करीबन अभी 30-35 पॉइंट पे ये रुक गया है। आई होप कुछ इतना ज्यादा फॉल ना है इंडियन मार्केट्स पे, पर ऐसा कोई दिख रहा नहीं है। लेट्स सी कल मंडे को जब मार्केट्स खुलेगी तो कैसे खुलेगी। अगर आप ईरान वाली वॉर भी देखें तो वहां पे भी कोई शांति का कोई वो नहीं दिख रहा है, ठिकाना नहीं दिख रहा है। इजराइल लेबनान पे अटैक कर रहा है, ईरान कह रहा है लेबनान पे अटैक करोगे तो मैं नहीं जो है नेगोशिएट करूंगा। अभी रिसेंटली ईरान ने कुछ देर पहले कुवैत को टारगेट किया, बहरीन को टारगेट किया, उन पे मिसाइल्स छोड़ दिए। तो किसी तरीके से युद्ध विराम तो दिख रहा नहीं है यहाँ पे हमारे को। अब देखिए, इंडियन इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, इतना सब तो मैंने आपको बता दिया। तो दो तीन चीजें मेरी बातों बातों में मैंने पहले बताई। सबसे पहले एसेट एलोकेशन को समझना बहुत जरूरी है। कितना पैसा हमें जो है डेट में रखना है, कितना इक्विटी में रखना है, कितना गोल्ड में रखना है, सिल्वर और क्रिप्टो कितना लेना है, ताकि हमारे पोर्टफोलियो पे बहुत नेगेटिव इंपैक्ट ना हो। सेकंड चीज जो है वो पास्ट रिटर्न्स के बेसिस पे किसी चीज का बोलबाला मत कीजिए। आप जानते हैं मैं सिल्वर के लिए भी ये कहता था, मैं साउथ कोरिया के लिए भी यही कह रहा हूं, मैं आपको ताइवान के लिए भी यही कह रहा हूं। मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूं कि ये इंडेक्सेस कितने वल्नरेबल हैं कि एक या दो कंपनी पे ही निर्भर करते हैं। जबकि नैस्डैक 100 जो है उसमें एटलीस्ट 100 कंपनीज हैं, और उसमें भी एक 4-5 कंपनीज के ऊपर सारा वेट नहीं है। ठीक है, तो आप जो है कॉन्सेंट्रेशन रिस्क पे आ जाते हो जब आप साउथ कोरिया, ताइवान जैसी कंट्रीज पे डिपेंड करते हो, और वो सारी यूएस पे डिपेंड करती है। अगर यूएस ने खर्चा करना कम कर दिया तो ऑब्वियसली इनको भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो पास्ट रिजल्ट्स को ना देखें। सेकंड चीज मैं ये कहना चाहूंगा। तीसरी चीज, इंडिया में मैं बहुत फंड मैनेजर्स को देखता हूं कि जैसे कोई सेक्टर गिरता है ना, तो वो फोकस करते हैं, अपने सारे इन्वेस्टर्स को बोलते हैं कि तुम सेक्टोरल फंड ले लो। मेरा आईटी देखो गिरा था, अरे आईटी कितना ही गिर जाएगा, तुम आईटी ले लो, फार्मा ले लो। प्लीज ये गलती मत करना, कभी मत करना, बिल्कुल नहीं करना। और मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं। ये देखिए, ये सीएनएक्स आईटी इंडेक्स है, जो हमारे देश का आईटी इंडेक्स है, जिसमें टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा जैसी कंपनीज है। अब आप देखिए कि ये करीबन जब 2024 के अपने टॉप से करीबन 42% गिर चुका था, और आज भी अगर मैं देखूं तो ये करीबन 38% गिर चुका है। अब बहुत सारे फंड मैनेजर्स थे, जब यहां पे इंडेक्स आया तो उन्होंने कहा कि भाई एक काम करो, यहां से खरीद लो, इससे ज्यादा क्या गिरेगा, फिर गिर गया। क्यों इतनी वॉलेटिलिटी आपको झेलनी है? क्यों, क्या जरूरत है झेलने के लिए? हमें क्यों सेक्टोरल बेट्स लेने हैं? कि हमें कोई सेक्टोरल बेट्स लेने की जरूरत नहीं। तो एक तो आपने 40% अपना खो दिया, टाइम खो दिया। अब सोचिए इस 40% को रिकवर करने में इस पर्टिकुलर इंडेक्स को कितना ऊपर जाना पड़ेगा। मैथमेटिक्स कहता है इसको 60% ऊपर जाना पड़ेगा। अब ये 60% ऊपर जाएगा तो आपके ब्रेक इवन प्राइस पे आएगा, अगर आपने इस पॉइंट पे खरीदा था तो तीसरी चीज जो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, सेक्टोरल बेट्स मत लीजिए, सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स मत लीजिए, कोई जरूरत नहीं है। अपने बड़े इंडेक्सेस लेते हैं, और उसका भी प्रूव कर देता हूं। ये देखिए, ये है निफ्टी 500, ये एक फ्लेक्सी कैप इंडेक्स हो गया या फिर मल्टी कैप इंडेक्स हो गया, क्योंकि इसमें लार्ज कैप भी आ गया, मिड कैप भी आ गया, स्मॉल कैप भी आ गया। अगर आप इसका देखें तो जो आईटी इंडेक्स करीबन 45% नीचे गिर गया था, ये ज्यादा से ज्यादा गिरा था 20%। तो यानी ये कम गिरा था। और आज के दिन का अगर मैं रिटर्न्स देखूं तो आज ये सिर्फ अपने टॉप से 9% नीचे है। सोचिए, आईटी इंडेक्स आज भी अपने टॉप से 37% नीचे है, और सीएनएक्स 500 यानी कि जो 500 सबसे बड़ी कंपनीज है जिसमें लार्ज, मिड और स्मॉल आ जाती हैं, वो सिर्फ 9% नीचे है। यानी कि इसको अगर अपने ओरिजिनल प्राइस पे वापस जाना है, टॉप प्राइस पे वापस जाना है, तो इसको मात्र करीबन 9.5-10% ही बढ़ना पड़ेगा, और ये अपने प्राइस पे आ जाएगा। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आईटी इंडेक्स 40% ऊपर जाएगा वर्सेस निफ्टी 500 10% ऊपर जाएगा, किसके चांसेस ज्यादा है? तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रिटर्न्स नहीं मैटर करते, सिर्फ इन्वेस्टमेंट में यह भी मैटर करता है कि आप कितना कम गिरोगे। जितना कम गिरोगे उतना जल्दी उठ के वापस आ जाओगे। तो ये अगली चीज याद रखना है कि सेक्टोरल बेट्स नहीं लेने की जरूरत है। उसके अलावा
अभी पीछे पॉडकास्ट में मैंने रणवीर के साथ एक बहुत अच्छा पॉडकास्ट किया था, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूं। वहां पे भी मैंने एक बात पे बहुत ज्यादा फोकस किया था, 5-6 बार बात बोली थी मैंने 2 घंटे के एपिसोड में, इमरजेंसी फंड। और ये देखिए मैं क्यों इमरजेंसी फंड का गाना गाता रहता हूं हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जेनजी जो है 55% जेनजी इज लिविंग पेचेक टू पेचेक, यानी कि अगर कल को एआई की वजह से, मार्केट रिसेशन की वजह से आपका जॉब चला जाता है तो आप 2 लोगों में से एक ही व्यक्ति है जो अपने आप को संभाल पाएगा, क्योंकि बचा हुआ जो एक व्यक्ति है वो तो पेचेक टू पेचेक रह रहा है। मतलब उसका पेचेक आएगा तो उसकी जिंदगी चलेगी, नहीं आएगा तो नहीं चलेगी। ऐसे जिंदगी नहीं जीनी है, हमें सबसे पहले अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है। सबसे पहले अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है। आज अगर आपके पास 3 महीने का इमरजेंसी फंड है तो उसको बढ़ा के 6 महीना करिए, 6 महीने का तो 9 महीने का करिए, मिनिमम 8 से 9 महीने का अब इसको लेके जाइए, क्योंकि मार्केट्स में अब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी उत्पात मच सकता है। अब ऐसे समय में एक और मूर्खता जो लोग करते हैं, जो आपको नहीं करनी है, वो अपना एसआईपी बंद नहीं करना है। यहां ये आर्टिकल देखिए कि म्यूचुअल फंड एसआईपी स्टॉपेज रेशियो कंटिन्यूज अबव 100%। मतलब लोग जो हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कम करते जा रहे हैं एसआईपीज में, क्योंकि उनका भरोसा टूट गया पिछले 2-3 साल में, मार्केट्स ने उनको नहीं रिटर्न दिया है। पर एसआईपी आप 2-3 साल के लिए नहीं करते हो। मेरी खुद की एक एसआईपी थी जिससे 3.5 साल तक मुझे 0% रिटर्न दिया था, फिर कोविड में 25% क्रैश हो गई, आज 3 गुना हो चुकी है। तो टाइम लगता है, अपनी एसआईपीज को मत रोकिए, फोमो में मत आइए, फियर में मत आइए। जो आपने एलोकेशन एसआईपीज की तरफ कर दिया है उसको चलते रहने दीजिए, निडर चलते रहने दीजिए। मार्केट्स कुछ समय बाद उसको, ये सारी चीजों को डिस्काउंट करके रिकवर हो जाती है। पिछले 30 साल की हिस्ट्री में कई युद्ध हुए, कई क्राइसिस आई, सब कुछ हुआ, पर मार्केट फिर भी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। तो गाइस, अगर मैं आज की वीडियो को समराइज करूं तो हमें इतना समझ आ गया है कि कभी भी हाईली कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स लेने की जरूरत नहीं है। अचानक से कोई चीज पास्ट परफॉर्मेंस में पिछले 3-6 महीने में अच्छा कर रही है तो फटफट सारा पैसा उधर मूव कर दिया, ऐसा नहीं करना है। डाइवर्सिफिकेशन के रूल को फॉलो करना है। आपको जो भी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना है उसको समझना बहुत जरूरी है, चाहे वो उसकी वॉलेटिलिटी हो, उसके रिटर्न्स हो, रिस्क हो, फिर उसके हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में उसको एलोकेट कीजिए, उसको स्थान दीजिए। उसके अलावा अपने कोई भी हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सेक्टोरल बेट्स मत लीजिए, जैसे मैंने बताया आईटी का बेट मत लीजिए, ये सब बेट मत लीजिए। इससे अच्छा आप कोई इंडेक्स में डाल दीजिए, मिड कैप में डाल दीजिए, स्मॉल कैप में डाल दीजिए, 500 में डाल दीजिए, निफ्टी 500 में डाल दीजिए। एटलीस्ट वहां पे आपको पता होगा कि मल्टीपल सेक्टर्स हैं, कोई सेक्टर नहीं परफॉर्म करेगा तो दूसरा परफॉर्म कर लेगा। बाकी हाईली कॉन्सेंट्रेटेड मत करिए। उसके अलावा एसेट एलोकेशन ठीक से करिए, अपने इमरजेंसी फंड पे फोकस रखिए, इमरजेंसी फंड क्रिएट करिए, और लास्ट में अपनी एसआईपीज मत बंद करिए। यही इसका प्रोटेक्शन है। और अपने आप को अपस्किल करिए, नहीं तो मशीन जो है वो मनुष्य को खत्म कर देगी। अपने आप को अपस्किल करते रहिए, नहीं तो अचानक से जॉब चला जाएगा और आपकी रीएम्प्लॉयबिलिटी ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी। तो यही सारी चीजें हैं जो हमें फॉलो करनी है। मार्केट्स मेरे यार आपके कंट्रोल में नहीं है। हमारे यहां बड़ी कहावत है, बाजार से बहस नहीं करते हो आप बर्बाद हो जाओगे। तो बाजार से बहस करने की जरूरत नहीं है। अपने आप को ठीक कीजिए, अपने एसेट एलोकेशन को ठीक कीजिए, इमरजेंसी फंड क्रिएट कीजिए, एसआईपी मत रोकिए, और अपने आप को अपस्किल करिए ताकि ऐसी प्रॉब्लम से आप बाहर निकल सके। मन में कोई शंका रह गई हो तो नीचे क्वेश्चन में जरूर लिख दीजिए। वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनको भी ये पावरफुल लेसन मिल सके। और हाँ, अगर अभी तक मास्टर क्लास अटेंड नहीं करी है तो फॉर्म नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको भर दीजिए और उसके एंड में व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ताकि आप भी अपने आप के लिए एक प्रॉपर रिटायरमेंट कॉर्पस बना सके और अपने लिए एसेट एलोकेशन कर सके। दिस इज संजय कथुरिया साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।